हैं आप, मैं अवधेश। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, ये एक बड़ा फैसला हुआ है। कल और रविवार को उत्तराखंड में लॉकडाउन होगा। वीकेंड लॉकडाउन की आज गाइडलाइन जारी होगी। राज्य की सीमाएं भी सील कर सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर कुछ देर के बाद बैठक होने जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी देखिए अवधेश, ये बड़ी खबर है और क्योंकि अब लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा होता जा रहा है और सैकड़ों केसेस प्रतिदिन मिल रहे हैं। ऐसे में लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की धड़कनें जरूर बढ़ रही हैं और इसके चलते राज्य सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन करने का फैसला लिया है, जिसमें शनिवार और रविवार को पूर्णतः पूरे राज्य में लॉकडाउन करने की एक निर्णय लिया गया है, जिसमें सीमाएं भी सील कर सकती है राज्य सरकार। साथ ही साथ तमाम आने जाने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध कर सकती है, क्योंकि लगातार वही लोग हैं जो संख्या में इजाफा होने का कारण बनते जा रहे हैं, जो उत्तराखंड में बाहर से आ रहे हैं। लिहाजा अभी थोड़ी देर बाद में लॉकडाउन जो वीकेंड है उसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, अभी कर देंगे। और साथ ही साथ अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही अभी 12:30 बजे यानी थोड़ी देर बाद में मुख्य सचिव और तमाम जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी है, राज्य के बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और जितनी भी गाइडलाइन है आखिरकार किस तरह से सख्ती से पालन कराया जाए वीकेंड लॉकडाउन का। क्योंकि बिल्कुल, यानी कि विनोद, ये माना जा सकता है कि सरकार ये तो मानती है कि लॉकडाउन पूरा इलाज नहीं है, लेकिन सरकार ये भी अब मानने को मजबूर है कोरोना के चलते कि बिना लॉकडाउन के भी काम नहीं चलेगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और कोरोना को लेकर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला। सीएम योगी के कोरोना बेड के दावे पर पलटवार उन्होंने किया है। प्रियंका ने कहा कि जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, अव्यवस्था सामने आ रही है। केजीएमयू की हालत खराब है, कर्मचारियों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने तैयारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने कुछ दिन पहले लाखों बेड होने का दावा किया, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये इस अव्यवस्था के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूरी पर जो केजीएमयू है, वहां पर कर्मचारियों तक को बेड नहीं मिल रहे हैं। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। तो कोरोना पर पहले भी सवाल प्रियंका गांधी उठा चुकी हैं और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके तैयारियों पर निशाना साधा है। और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सरकार पर हमला बोला गया है। तक सरकार की नीयत साफ सुथरी नहीं होगी अपराधियों के प्रति, तब तक ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सरकार की सोच एकदम क्लियर होना चाहिए कि अपराधी मुक्त अगर आपको उत्तर प्रदेश बनाना है तो आपको एक तरह से नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सारे एंगल को एक साथ लेके चलना पड़ेगा और जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये देख के नहीं करना है कि राजनीतिक अगर द्वेष से, राजनीतिक भावनाओं से अगर आप ऐसा सिस्टम को अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोरोना के इंतजामों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सरकारी कोविड केंद्र में बदहाली है। इतना ही नहीं, यूपी लौटे प्रवासियों को लेकर भी मायावती ने अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, 2 ट्वीट उन्होंने किए। लिखते हैं कि कोरोना महामारी और उस कारण लॉकडाउन की मार से पीड़ित काफ़ी बदहाल यूपी में अपने घर वापस लौटे लाखों प्रवासी परिवारों को आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही वो लिखती हैं कि कोरोना बीमारी से रोकथाम के लिए यूपी में बनाए गए सरकारी कोविड केंद्रों में अधिकतर वहां पर उचित साफ सफाई और रखरखाव के अभाव के कारण कहीं पर वो बीमारी के नए केंद्र ना बन जाएं। सरकार इस पर भी गंभीरता से ध्यान दे तो बेहतर होगा। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, चिंता उन्होंने जाहिर की है। पहली चिंता ये कि लॉकडाउन के मार से पीड़ित जो तमाम प्रवासी है वापस लौटे हैं प्रदेश में, वो अब रोजगार के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है कोरोना से निपटने को लेकर बनाए गए कोविड अस्पतालों की व्यवस्था पर, और उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की कि कहीं ऐसा ना हो कि यही कोविड केंद्र किसी नई बीमारी का केंद्र बन जाए।
तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके ये चिंता उन्होंने जताई है। और देखिए, आपको हम बताएं कि कोरोना की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15,720 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। अगर वहीं हम बात करें ठीक हुए तो 26,675, मौतें 1,046 हो चुकी हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो कुल केस 3,982 हो चुके हैं। और अब बात भदोही की, जहां पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया। सोनभद्र के उम्बा गांव जाते वक्त पुलिस ने उन्हें रोक लिया था और सीतामढ़ी गेस्ट हाउस में रखा था, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उम्बा कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस शोक सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी, जिसको लेकर अब अजय कुमार लल्लू, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और पूर्व विधायक अजय राय सहित 21 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दो तस्वीरें, कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली जब अजय लल्लू को पुलिस ने रोक लिया था, और दूसरी तस्वीर जो सीतामढ़ी में उनको जहां रखा गया था वहां पर ही इन लोगों ने अंबा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर शहीद हो गई। और आगे बढ़ते हैं, कानपुर में अपहरण कांड में पुलिस की किरकिरी करा दी है। 24 दिन बाद भी युवक का सुराग नहीं लग पाया। 22 जून से युवक लापता है, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस फेल है। फतेहपुर के बिंदकी में अपहरणकर्ताओं की लास्ट लोकेशन मिली, लेकिन अब फिरौती लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने कॉल नहीं की है। जब एबीपी गंगा ने इस पर लगातार कवरेज की और सवाल उठाए तो बर्रा थाने के प्रभारी रणजीत को निलंबित कर सर्विलांस प्रभारी को जिम्मा दिया गया। अब पुलिस अपहरण हुए युवक को और बरामद करने के बजाय ये डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है कि पुलिस ने फिरौती देने का कोई दबाव नहीं बनाया। लेकिन अब तक पुलिस की सारी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। और राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर लचर व्यवस्था पर सवाल उठाए और मामले को सदन में उठाने का आश्वासन दिया है। तो क्या क्या हुआ आपको हम बता रहे हैं। 22 जून को संजीत यादव का अपहरण हुआ। पैथोलॉजी में काम करने वाले युवक का अपहरण कर लिया बदमाशों ने, और अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस की सक्रियता यहां पर खराब रही। 24 दिन में युवक नहीं मिला। फिरौती भी पुलिस के सामने से ही अपहरणकर्ता ले गए और फिरौती को लेकर पुलिस की किरकिरी हो गई। अब मामला दबाने में पुलिस लगी है। लापरवाही में बर्रा थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। सर्विलांस प्रभारी को चार्ज दे दिया गया, लेकिन सर्विलांस प्रभारी वही है जो 8 घंटे कॉल आने पर भी ट्रेस अपहरणकर्ताओं को नहीं कर पाते हैं। सिर्फ अपहरण कांड ही नहीं, अब एनकाउंटर में मारे गए विकास के साथी प्रभात मिश्रा की उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। फरीदाबाद से कानपुर लाते वक्त जिस प्रभात का पुलिस ने एनकाउंटर किया वो नाबालिग बताया जा रहा है। प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय के परिवार ने दस्तावेजों के साथ दावा किया है कि उसकी उम्र महज 16 साल थी, न ही कोई आपराधिक इतिहास था। तो वहीं पुलिस ने उसकी उम्र 20 साल बताई थी। तो विकास का करीबी था, 50,000 का इनामी था। हालांकि अब उम्र पर विवाद हो गया है। तो इस वक्त यूपी खासतौर से कानपुर पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे वो बिकरू कांड रहा हो, चाहे बर्रा अपहरण कांड रहा हो, या फिर प्रभात के एनकाउंटर की बात रही हो। हर तरफ सवाल ही सवाल है। जब रात में गोली वगैरह चली तो दूसरे दिन पेपर में निकला था, तब हमने पढ़ा था। तो हमने घर पे फ़ोन करने की कोशिश करी, मम्मी का फ़ोन पुलिस वाले ले गए थे। अदर बाकी जो फ़ोन भैया का फ़ोन था वो भी नहीं लग रहा था, पापा का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर जब उस दिन डेड बॉडी के लिए वहाँ ननिहाल में फ़ोन गया तब हम आए। मेरा बेटा था भाई, कितनी उम्र थी उसकी? 16 साल का था, 1-1.5 महीने और हुए हैं। 27 मई से 16 साल का हो गया था। जिस दिन पुलिस ने इनकाउंटर किया था उस दिन आप लोगों ने कुछ कहा था? पहले हाँ, उम्र बताई थी। हम भैया पुलिस वालों से कहाँ से मिले जाके जो हम कहेंगे कुछ। तो उस दिन जब घटना हुआ था प्रभात था यहाँ? हाँ था, घर पे सो रहा था। जब सब भागने लगे तो हमने उसको भी भगा दिया। किस में पढ़ा रहा था प्रभात?
कांग्रेस में था क्लास में। इंटर की एग्ज़ाम दिए इस साल। अरे भैया मेरा बेटा तो चला गया, हमें उसका तो अफसोस है। अब ये पड़ोस अड़ोस वाले पकड़े जा रहे, ये मेरे झूठी मेरे आदमी का नाम लिखा रहे, कहीं कुछ बता रहे कहीं कुछ बता रहे। बताओ, जिस दिन से ये घटना हुई हमारा पति घर भी नहीं आया, ना मेरे पास मोबाइल जो हम बात करें या कुछ करें। मेरा पुलिस वाले मोबाइल ले गए थे छीन के। बेटा पढ़ाई के अलावा और कुछ करता था? और कुछ नहीं भैया, घर में रहता था, कोचिंग जाता था, सुबह चला जाता 7 बजे से कोचिंग पढ़ता था, फिर स्कूल जाता था, स्कूल से आता था फिर कोचिंग चला जाता था। बस यही अपने पापा के साथ खेत पे चला जाया करता था। वही विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर को पुलिस सही ठहरा रही है। इस बीच यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी एनकाउंटर को सही बताया। उनकी माने तो इससे लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। ये वर्तमान में कानपुर में जो मुठभेड़ हुई है और जो प्रभावी कार्रवाई विकास दुबे गिरोह के विरुद्ध की गई है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मेरा किसी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं है। एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री हितेश अवस्थी पुलिस महानिदेशक एवं प्रशांत कुमार अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, कानपुर की पुलिस और एसटीएफ के बहादुर कमांडोज ने जो कार्य किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट और व्यावसायिक दक्षता की पराकाष्ठा है। उनके द्वारा किए गए कार्य से न केवल कानपुर और उत्तर प्रदेश अधिक सुरक्षित है, बल्कि उन्होंने पूरे मनोयोग से अपनी पूरी प्रतिभा को निचोड़ करके हमें आपको सुरक्षित करने के लिए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यह बिना आपके आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना के संभव नहीं था। और कानपुर में अमर दुबे की शादी का एक और नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें खुद अमर दुबे, उसकी पत्नी खुशी और प्रभा दुबे डांस करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वारदात वाले दिन महज 4 दिन पहले ही अमर दुबे की शादी हुई थी, जिससे सभी डांस हो रहा था। इस वक्त अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, जबकि प्रभात मिश्रा को भी फरीदाबाद से कानपुर लाते वक्त पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था और खुशी फिलहाल जेल में बंद है। हत्याकांड के बाद पुलिस ने खुशी को भी गिरफ्तार किया था। तो तस्वीर आप देखिए, अमर दुबे दिख रहा है, प्रभात मिश्रा, ये दोनों एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। वहीं तीसरी तस्वीर खुशी की, जिसको इस पूरे बिकरू कांड के बाद अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद उसे भी हिरासत में लिया गया था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 29 जून को ही अमर दुबे की शादी हुई थी और 2 और 3 जुलाई की रात को बिकरू कांड हुआ था, जिसके बाद अमर दुबे को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। और औरैया में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सिपाहियों को अभद्रता करना भारी पड़ गया, जिसके बाद पुलिस कप्तान से शिकायत पर उन्होंने 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन लाइन हाजिर होने के बाद भी सिपाहियों ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए विदाई के दौरान भीड़ जमा कर ली और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सिपाहियों ने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब औरैया एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही है और इसकी जांच सदर सीओ को सौंपी है। थाना सहायक से 4 कांस्टेबल्स की पोस्टिंग पुलिस लाइन औरैया के लिए की गई थी, जिसमें विदाई समारोह के उपरांत उन लोगों द्वारा एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचाया जा रहा है, जो वर्तमान में प्रचलित कोरोना नियमावली का उल्लंघन है। और उसमें से जो लोग मास्क नहीं पहने हुए नजर आ रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला गया है तथा विभागीय कार्रवाई है तो जाँच जारी है। और आगरा में स्कूल की ओर से बच्चों की फीस मांगने के विरोध में पेरेंट्स विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। कुछ बच्चों के अभिभावकों ने फीस भरने के लिए सड़कों पर निकलकर जगह जगह भीख मांगी और कहा कि पैसा हम डीएम के यहाँ जमा करेंगे। इन लोगों का कहना है कि स्कूलों से फीस को लेकर लगातार फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे हम लोगों के पास भीख मांगने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा। दरअसल अनलॉक होने के बाद भी तमाम स्कूल बंद हैं और कुछ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से फीस लेने की कोशिश कुछ स्कूल कर रहे हैं और ये पैसे अभिभावकों का कहना है कि हम जिलाधिकारी महोदय को देंगे ताकि स्कूलों को पैसे पहुंचा दिए जाएं। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखें भी खराब हो रही हैं।
और कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लागू था उस दौरान वाराणसी की महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। ये महिलाएं मास्क बनाती हैं और फिर मेहनत से मिले पैसों से अपना घर चला रही हैं। वाराणसी से एक खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जरूरी है और अब मास्क के नए अंदाज के साथ खादी मैदान में उतरी है। अब एक ही नारा है, खादी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने। वाराणसी में आत्मनिर्भर बनने के लिए नए तरह के मास्क बनाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग मास्क है, बच्चों के लिए अलग मास्क है, पुरुषों के लिए अलग मास्क है। तो नई रेंज, नया अंदाज, क्या है खासियत, ये बताने के लिए इस मास्क के जो बनाने वाले लोग हैं, इस मास्क को जो लाने वाले लोग हैं, उनसे जानते हैं। नाम और परिचय जानेंगे आपका। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। हमारी संस्था का नाम सेवा आश्रम पांडेपुर है। प्रवीण जी, मास्क बनाने का विचार मन में कैसे आया और क्यों आया? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अंतिम अभी उन्होंने उपदेश दिया था, उसमें खादी के प्रति लोगों को बढ़ावा देने के लिए, झुकाव के लिए उन्होंने आह्वान किया था, जिससे एक अच्छा रिजल्ट मिला और काफ़ी संख्या में नौजवान वर्ग खादी से जुड़ा। उन्हीं की प्रेरणा से खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार और हमारे डायरेक्टर साहब भाटी जी के अंतर्गत ये संस्था जो है कार्य कर रही है। और इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने काम जो है शुरू किया और उसके बाद काफ़ी प्रवासियों को भी इससे हम लोगों ने जोड़ते हुए लोकल महिलाओं को करीब 300, 350, 400 का रोज़गार भी इससे मिल रहा है उन्हें, और अपने परिवार पे वो जो है खर्चा भी चला रहे हैं। और प्रवासी, सबसे ज़्यादा प्रवासियों को यहाँ से हम लोगों ने जोड़ा है, जो यहाँ आके भी काम कर रहे हैं, बाहर से भी काम कर रहे हैं। सर, बाजार में तमाम तरह के मास्क हैं, आपके मास्क अलग कैसे? हमारे मास्क अलग इसलिए हैं कि खादी अपने आप में ये ऐसा गुण है इसका कि यह गर्मी में ठंडा कर रखता है और ठंड में गर्म रखता है। उसके बाद ये वॉशेबल है और कीटाणु इसमें आसानी से अंदर नहीं जा सकते। और इसको आराम से बच्चे, बूढ़े और महिलाएं नवीन डिजाइन जो कि N95 का जो मानक है उसको हम लोगों को अपनाते हुए उसके अनुरूप हो सकता है कि मानक अभी आ रहा है, हम लोगों ने भेजा है कि 95 से भी आगे ये जाए और देश और विदेशों में भी ले जाने के लिए इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो तैयार है मास्क, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस मास्क को बनाने के लिए महिलाओं को चुना गया है, यानी महिला सशक्तिकरण को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। इस मास्क के बनाने से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। अब पढ़ने के लिए नया कंप्यूटर भी मिलेगा और डोसे के लिए नया पैन भी, क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपकी जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाजत के साथ। बताइए क्या चाहिए? Amazon, आपकी अपनी दुकान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और DTH के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और DTH के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। और अगली खबर फतेहपुर से, जहां पर कुएं में गिरी गाय का रेस्क्यू किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरअसल 2 गाय कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से एक गाय को जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन एक गाय की मौत हो गई। ये पूरी घटना
थाना गाजीपुर इलाके की है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की, जहां पर एक कुएं में 2 गाय गिर गई थीं और मिट्टी भी धंसी। हालांकि फ़ौरन वहां पर जेसीबी को बुलाया गया जितनी जल्दी हो सकता था और उसके बाद गायों को निकालने का रेस्क्यू शुरू हुआ, निकालने की कोशिश शुरू हुई। देखिए आप, जो कच्चा कुआं था ये इसकी मिट्टी भी धंस गई थी। एक गाय तो जिंदा बच गई, लेकिन एक गाय की मौत हो गई। और सहारनपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब दिन में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ नगर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश कैंप में चोर एक दुकान से सारा कैश निकालकर फरार हो गए। इस दौरान दुकान का मालिक सो रहा था। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सहारनपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक चोर ने पूरे दुकान का जो कैश था वो चुरा लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है ये, और इसी सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस इस चोर की तलाश कर रही है। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां पर दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां पर बंदरों ने दीवार हिला दी थी, जिसकी वजह से पास में सो रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ और हैरान करने वाली तस्वीर भी है। एक दीवार थी, कच्ची थी, कमज़ोर थी, बंदरों ने उसे हिला दिया, जिसमें आंगन में सो रहे 5 लोग उसके नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां भीषण दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। यह हादसा शिकोहाबाद इलाके में हुआ। इसमें कार सवार 4 लोगों में 2 लोग हरिमोहन और देशराज की मौके पर ही मौत हो गई और गोविंद और शीलेंद्र घायल हो गए, जिसमें शीलेंद्र की हालत गंभीर है, जिसे आगरा के FS मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि XUV कार के परखच्चे उड़ गए। परिवार वालों का कहना है कि ये शिकोहाबाद से अपने गांव सुमेरपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में ये घटना हो गई। और पीलीभीत में एक बंदर के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना न्यूरिया क्षेत्र के मैथी सैदुल्लागंज का है। यहाँ कुछ लोग बंदर को बंधक बनाकर उसको डंडों से पीट रहे हैं। इस दौरान वो बंदर पर काले रंग का तेल भी डालते हैं। साथ ही बंदर की डंडे से गला दबाकर जान मारने की कोशिश भी हुई, लेकिन बंदर ने किस तरीके से जान बचाई, भागा वहां से। मामला संज्ञान में आते ही संबंधित विभाग के 6 आरोपियों पर केस दर्ज कर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। देखिए, पहले बंदर को बेरहमी से पीटा गया, उस पर जो जला हुआ मोबिल है वो डाला गया और बंदर को गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। हालांकि बंदर वहां से भाग निकला, किस तरीके से उसकी जान बची। और अब बात मेरठ की, जहां पर देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से भाभी की हत्या के बाद देवर मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि महिला अपने 2 बच्चों के साथ कमरे में थी। इसी दौरान देवर आया और मामूली कहासुनी के बाद भाभी की गला रेत कर हत्या कर दी। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी देवर की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है।
और पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर गांव के दबंग फैशन सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ एक किसान अमृत सिंह पर फायरिंग कर दी, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किसानों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश जारी है। घटना थाना बिलसंडा क्षेत्र के शीतलपुर गाँव की है। तो पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी। बरेली में यूपी पुलिस को 178 नई महिला कांस्टेबल मिल गई हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह पुलिस लाइन में हुआ। इस दौरान एडीजी अविनाश चंद्र ने महिला सिपाहियों को दहेज रहित शादी और रक्तदान का संकल्प दिलाया। कोरोना के कारण सभी महिला कांस्टेबल ने मास्क लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन्होंने पालन किया। लेने में सहमत होती हूं और और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।